दोस्तों, आज की कहानी का नाम है क्रमश, जो कि एक डिटेक्टिव हीरो तिरंगा की कहानी है, जिसकी शुरुआत हुई थी उस सुरक्षा चक्र के रोशन होने से। कमिश्नर साहब मुझसे बात करना चाहते हैं। जल्दी वो कमिश्नर साहब के सामने था। तिरंगा, तुमने मुझे उस गजानन की रिपोर्ट देने का आग्रह किया था, जिसकी कल रात करंट से हत्या कर दी गई और जिसके हत्यारे गापूची से तुम 2 बार टकराए। पुलिस को उसके परिवार से गजानन के बारे में सिर्फ इतना ही पता चल पाया है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गजानन का एक भाई अजीत भी 1 साल पहले से लापता हो गया था। कहते हैं उसे फिरौती के लिए किसी गैंग ने किडनैप किया था। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। गजानन के 4 भाई और हैं जो अलग रहते हैं, लेकिन उन्हें अब विश्वास नहीं है कि उसका भाई जिंदा होगा। 1 वर्ष बाद घटी गजानन वाली घटना से सबके सब सकते में हैं। तिरंगा, शायद इस घटना में भी उस गैंग का हाथ हो। सर गापूची अगर फिरौती लेने वाले किसी गैंग का सदस्य होता तो वो गजानन के घर की अलमारियों के ताले तोड़ देने के बाद उसमें से एक मामूली बॉक्स चुराने की कोशिश न करता, बल्कि अलमारी में रखा किसी कीमती माल ले उड़ता। ये मामला कुछ और है कमिश्नर साहब। क्या यह पता लगा है कि उस बॉक्स में क्या था, जिसके लिए हत्या के तुरंत बाद गापूची जान का खतरा लेकर गजानन के घर जा पहुंचा? नहीं, गजानन के परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसका कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ और मुझे लगता है वह चीज़ शायद उसकी हत्या का कारण है। देर सवेर जिसका पता लगा कर ही दम लूँगा। हत्यारा तिरंगा के इरादों से बेखबर नहीं था, पर बेपरवाह था। मुझे 2 बार शिकस्त खाए तिरंगा का अगर इस बार मुझसे फिर सामना हुआ तो मैं ये जंग काफ़ी रोमांचक होगी। लेकिन तिरंगा मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। मेरा मुकाम है 4 और हत्याएं। इन चारों के पास भी ऐसी चाबियां हैं जैसी इस बॉक्स में हैं, और जो हर कीमत पर चाहिए। शिकारी की नज़र शिकार पर थी। हाथ हरकत के लिए तैयार थे। उफ, ये क्या? कौन हो तुम? अफसोस कि ये बात तुम मरते दम तक भी नहीं जान पाओगे। गापूची पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। ट्रैफिक पुलिस की ये क्रेन मैंने इसलिए इस दिन के लिए तैयार कर रखी थी कि इसका काम सड़क पर खड़े लावारिस वाहनों को उठाकर ले जाना है, जैसा कि ये क्रेन इस वक्त में भी करेगी। अब किसी को शक नहीं हो सकता कि इस गाड़ी में मेरा बेहोश शिकार मौजूद है। मगर जो निगाहें बाज की तरह सतर्क रहती हैं, वे हर बात में संदेह की गुंजाइश ढूंढ ही लेती हैं। ये क्या? ट्रैफिक पुलिस की क्रेन लावारिस खड़ी कारों को ही उठाती है, और ऐसी कारों के सभी शीशे अच्छी तरह से बंद होते हैं। उठाई गई उस कार की ड्राइविंग विंडो का शीशा क्यों खुला हुआ है? ऐसी गाड़ियों पर तो 2 कर्मचारी एक्स्ट्रा भी होते हैं जो कार को क्रेन से टकराने से बचाते हैं इत्यादि का काम करते हैं। लेकिन यहाँ वो भी नहीं, गायब है। यानी कि कुछ गड़बड़ है। शायद ये कार चोरी की जा रही है। तिरंगा क्रेन पर आ पहुंचा और ओह, कार में कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस की क्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर फिलहाल इस निर्माणाधीन इमारत की 20वीं मंजिल मेरा लक्ष्य है। गापूची ने कार का दरवाजा खोला ही था कि ओह, ये क्या? धाड़! मुझे पहचान तो लिया ही होगा हत्यारे गापूची, तिरंगा, और ये सोच भी लिया होगा कि अब सींचे दूर नहीं। गापूची के हाथ तीव्रता के साथ चले। सींचे तो मुझसे दूर हैं तिरंगा, पर मुसीबत उससे दूर नहीं। तिरंगा 10 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरा। यह स्विमिंग पूल के लिए तैयार गड्ढा खोदा गया है, पर अब यह गड्ढा तेरी कब्र बन जाएगा। गापूची का सौभाग्य कि बजरी से भरा हुआ डंपर भी वहाँ मौजूद था। अब तो इस गड्ढे से जिंदा बाहर
नहीं आ पाएगा तिरंगा, क्योंकि इस डंपर में भरी बजरी के नीचे तू दब जाएगा। ओ नहीं, तेरा अंजाम देखने के लिए मैं रुकूंगा नहीं तिरंगा, क्योंकि मुझे इसे इसके अंजाम तक पहुंचाना है। अब मुझे इसे फौरन होश में लाना होगा। होश में आते ही अब इसकी निगाहें नीचे जाएंगी और भय से चिल्ला पड़ेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसके। जिस्म पसीने से तरबतर हो जाएगा, दिल की धड़कनें दौड़नी राजधानी एक्सप्रेस की तरह। हा 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 हा, तुम्ही ने तो मुझे कोई दवा स्प्रे करके बेहोश किया था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? एक चाबी। कैसी चाबी? वो तुम्हें पता है अर्जुन, गजानन का खून भी मैंने उसी चाबी के लिए किया। ध्यान रहे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और वक्त तुम्हारे पास भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें साइफोबिया है, यानी ऊंचाई को देखकर तुम्हारा दिल बैठने लगता है। और अगर इस स्थिति में तुम्हें फौरन निकाला ना जाए तो तुम्हारा हार्ट फेल हो सकता है। वो चाबी मेरे पास है या नहीं? तो जल्दी बताओ कहाँ पर है वो? जहाँ पर भी होगी मेरा आदमी वहाँ से प्राप्त कर लेगा, और तभी मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मेरा सूटकेस में रखे मेरे दाएं पांव के सफ़ेद जूते की तली में है। हेलो, हाँ मैं। तुम अर्जुन की कोठी के बाहर खड़े हो ना? अब अंदर जाओ और अर्जुन के कमरे में बने सूरेक में जाकर उसका सफ़ेद दायां जूता बाहर निकालो और देखो कि उसमें चाबी है या नहीं। थोड़ी देर बाद मोबाइल घनघनाया। उसमें चाबी है गापूची। गुड, उस जूते को यहाँ ले आओ। मैं जूते को लेकर अभी तुम्हारे पास पहुँचता हूँ गापूची। अब तो तुम्हें चाबी मिल गई है, अब तो मुझे ऊपर खींच लो। हाँ अर्जुन, चाबी तो मुझे मिल गई है, और मेरा आदमी उसे लेकर थोड़ी ही देर में यहाँ आता ही होगा, क्योंकि ये जगह तुम्हारी कोठी से ज़्यादा फासले पर नहीं है। अब मुझे सचमुच तुम्हें आज़ाद कर देना चाहिए स्क्रोफोबिया के इस डर से। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? ठहरो गापूची, पहले वो जूता ले लो। उस स्वर को सुनते ही गापूची एक झटके से पलटा, और उसी क्षण खाली जूते की मार तुझे अपनी उतनी महसूस नहीं हुई होगी जितनी पाँव में पहने इस जूते से होगी। तू बच कैसे गया? उस गड्ढे में मेरी कब्र बनाते वक्त तूने यही कहा था कि वो गड्ढा स्विमिंग पूल के लिए खोदा जा रहा है। स्विमिंग पूल के गड्ढे के साथ ही पानी की निकासी के लिए भी एक सीवर डाल दिया जाता है। मैं उसी में सरक कर बजरी के नीचे दबने से बच गया। मैं अभी ऊपर आने की सोच ही रहा था कि मुझे तेरा आदमी मैक जूता हाथ में लिए आता दिखा। तुम यहीं ठहरो, मैं गापूची साहब को ये जूता देकर आता हूँ। वे 20वीं मंजिल पर हैं। मैं फटाफट तीसरी मंजिल पर पहुँचा और फिर मैंने उसे लिफ्ट में ही दबोच लिया, पर फिर उससे वो जूता हासिल कर लिया। गापूची के मुंह से जैसे जहर का कहर भरा झटका निकला। चाहे 1% ही सही, तेरे आने की संभावना मुझे भी थी, और मैं पहले ही सोच चुका था कि अगर तू यहाँ आया तो मैं तुझे कहाँ कैसे निपटूंगा। जैसे यहाँ इस स्पॉट पर इस बल्ली से, यहाँ इस स्पॉट पर ईंटों के इस ढेर से, यहाँ इस स्पॉट पर इस गाटर से, यहाँ इस स्पॉट पर इस टुकड़ों से, और इस स्पॉट पर कांच से, और इस स्पॉट पर इस टंकी से। तिरंगा को पीटने के बाद मुझे इतना समय मिल गया कि मैं जूता उठाकर यहाँ से भाग सकता हूँ। गुड बाय तिरंगा। तिरंगा को चूहे की तरह फंसा था गापूची ने। एक बार फिर उसे चोट देने में कामयाब हो गया था गापूची भाग गया, लेकिन अर्जुन की रस्सी ढीली होकर खुलने ही वाली थी कि उफ, सही वक्त पर छलांग लगाकर मैंने रस्सी को थाम लिया। तिरंगा ने अर्जुन को ऊपर खींचा। ये बेहोश हो गया है, लेकिन नहीं, वो बेहोश नहीं हुआ था, ये तो मर चुका है।
शायद स्कोफोबिया के कारण मैक भी लिफ्ट में ही बेहोश पड़ा था। गापूची उसे भी ले गया है। वो जूता कहाँ गया जिसमें एक मैक ने छीन कर लाया था? आखिर उस जूते में क्या था? पर वो क्या है? तिरंगा ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो चौंक पड़ा? ये तो कोई पुस्तक है, नॉवल। ये यहाँ कहाँ से आया? क्या ये गापूची के पास से गिरा है? क्योंकि एक निर्माणाधीन इमारत में नॉवल पढ़ने का समय किसके पास होगा? तिरंगा को गापूची से मुठभेड़ के बाद घटना स्थल से जो नॉवल मिला था वो एक साधारण जासूसी नॉवल था। अगर ये नॉवल गापूची की जेब से गिरा है तो इसमें सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि गापूची को जासूसी नॉवल पढ़ने का भी शौक है। ये नॉवल अगर उसने किसी लाइब्रेरी से किराए पर लिया होता तो शायद तब भी गापूची का कोई सुराग लग जाता, क्योंकि मैं लाइब्रेरी के पते पर जाकर पता लगा सकता हूँ कि नॉवल किसके नाम इशू हुआ है। लेकिन उस तक पहुँचने के दो आधार अभी भी मेरे पास हैं। पहला, ये गापूची ने एक के बाद एक गजानन और अर्जुन नाम के दो भाइयों का कत्ल किया है। हो सकता है वो शेष भाइयों का भी कत्ल करने की कोशिश करे। दूसरा आधार है वो चीज़ जिसे पहली हत्या के बाद लेने गापूची गजानन के घर पहुंचा और दूसरी बार उसने वो चीज़ उसने आदमी मैक के जरिए मंगाई, यानी वो जूता। मुझे पता लगाना होगा कि उस छोटे बॉक्स में और जूते में क्या विशेषता था। कमिश्नर साहब को कहकर मैंने गजानन और अर्जुन के दो भाइयों प्रकाश और राहुल को पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा दिया है, लेकिन पांचवें सबसे छोटे भाई गगन को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी ताकि हत्यारा उसे ही अपना शिकार बनाए। उसे प्रोटेक्शन मैं खुद दूंगा, क्योंकि गगन विश्वकर्मा एक प्रसिद्ध वकील है और मैं अभी वकालत सीख रहा हूँ। इस नाते मुझे उसके पास जाने और रहने का मौका मिल जाएगा। भारत का अंदर पहुँचा, लेकिन सॉरी गगन सर तो कोर्ट जा चुके हैं। ओह, मुझे फ़ौरन कोर्ट पहुंचना होगा, लेकिन काश उसे पता होता कि जिस उद्देश्य से वो कोर्ट जाना चाहता है उसका वो उद्देश्य वहीं पर पूरा हो जाने वाला है। ओह, ये क्या? भारत का तन बदन सुलग उठा। ये क्या बदतमीजी है? अरे, ये तो भाग गया। आखिर उसकी इस हरकत का क्या मतलब था? कौन था वो? और ये तो कोई चिपचिपा सा पदार्थ है, शायद गोंद, जिसे ज़्यादा पतला कर दिया गया है। मगर मुझ पर किसी ने गोंद क्यों फेंकी? गोंद की बौछार का अर्थ जल्दी भारत को समझ में आने वाला था। अरे ये क्या? ये रुई कौन उड़ा रहा है? रुई इतनी नर्म और इस कदर रेसा रेसा अलग है कि इसने मेरे चेहरे और शरीर का पलक झपकते इस कदर ढक दिया है कि मैं रुई का ढेर नजर आने लगा हूँ। पहले गोंद फिर रुई। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? लेकिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कौन रचेगा? भारत के पास अपने प्रश्न का जवाब नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास था जो अचानक उसके आसपास आ पहुँचे। जल्दी रुई इकट्ठी करो। भारत उस प्रहार से चकरा गया, गिर पड़ा। चारों बाज की तरह रुई के ढेर में बदल गए। भारत पर झपटे। जल्दी करो, रुई इकट्ठी करके ट्रक में डालो। अब किसी को शक नहीं हो सकता कि रुई के इस ढेर में हमारा शिकार भी मौजूद है। विश्वकर्मी को किडनैप करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। जबरदस्त धोखे में था गापूची। जल्दी भारत को होश आया। ओह, मैं कहाँ हूँ? सिर के पीछे हिस्से पर कोई चोट पड़ी थी। उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा है। यह अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर सकता हूँ कि रुई मेरे शरीर से साफ कर दी गई है। मुझे किसी को आवाज़ लगानी चाहिए। कोई है? कोई है? तुरंत एक प्रतिक्रिया स्वरूप लाइट ऑन हो गई और ओ गॉड, उस जंगले के पीछे नजर आया एक और नरभंशी गापूची। मिस्टर गगन विश्वकर्मा। ओह, गापूची तो मुझे
मुझे उठवाया है गापूची ने, लेकिन ये मुझे गगन विश्वकर्मा क्यों कह रहा है? गापूची के चेहरे उस वक्त और शेर से भी कहीं अधिक हिंसक नजर आ रहा था। गगन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दूंगा। इन 3 मिनटों में तुम मुझे उस चाबी का पता बता दोगे, वरना मैं यहीं से लीवर खींचकर उस भूखे शेर को पिंजरा खोल दूंगा। भारत के मस्तिष्क को यह सुनकर तीव्र झटका लगा। ये मुझे कौन सी चाबी के बारे में पूछ रहा है? उस चाबी का इससे क्या ताल्लुक है? कहीं वो चीज़ वो चाबी तो नहीं जिसके लिए पहले 2 कत्ल कल हुए हैं? लेकिन हैरानी की बात यह है कि गापूजी जैसा चालाक हत्यारा मुझे गगन क्यों समझ बैठा। भारत का दिमाग बुरी तरह से उस रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहा था। 1 मिनट खत्म हो गया गगन, पल पल मौत तुम्हारी ओर बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसी किसी चाबी का नहीं पता। तुम जितनी बार इनकार करोगे मुझे तुम्हारे उतने ही निकट आने वाली मौत। लो, 2 मिनट खत्म हो गए। मेरा यकीन करो, मेरा नाम गगन नहीं है, मेरा नाम भारत है। मैं तुम्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता गगन। मुझे मालूम है कि तुम शेर के पिंजरे में देखकर भी बुरी तरह से डर जाते हो, लेकिन डर के मारे तुम अपने आप को भी भूल जाओगे, ये मुझे नहीं मालूम था। 3 मिनट खत्म हो गए गगन। शेर के पिंजरे के आगे का जंगला खुलने लगा। ओह, गापूची ने तो पिंजरा खोल दिया। पिंजरे का दरवाज़ा भी धीरे धीरे खुल रहा है। शायद ये भी गगन को आतंकित करने का एक तरीका है, पर मैं गगन नहीं हूँ। अभी भी वक्त है गगन, बता दो वो चाबी कहाँ है? जब मैं गगन ही नहीं हूँ तो चाबी के विषय में कैसे बता सकता हूँ? मुझे इस शेर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पिंजरा खुल चुका है। जंगल के शेर को शेरे दिल्ली से लड़ना था। इस तरह उछल कूद करके मैं ज़्यादा देर तक इस भूखे शेर से नहीं बच सकता। अभी भी वक्त है गगन, चाबी का पता बता दोगे तो मैं इस शेर से तुम्हें बचा लूँगा। इसने मुझे गगन कैसे समझ लिया? गापूची जैसा हत्यारा ऐसी भूल कैसे कर गया? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न मेरे आगे है, यानी अपनी जान बचाने का, मुझे उसमें ही अपना ध्यान लगाना होगा। भारत का शरीर एक झटका खाकर उछला और अगले ही पल इंसानी जानवरों से लड़ाई का इतना अभ्यस्त हो गया हूँ मैं शरीर व दिमाग की, अब इस जंगली को भी ठिकाने लगाने की सोच सकता हूँ। गापूची के लिए गगन का वह रूप चौंका देने वाला था। शेर को पिंजरे में देखकर भी थरथराकर कांप उठने वाला गगन आज शेर से मुकाबला कैसे कर रहा है? शेर के एक जबरदस्त झटके से भारत फर्श पर कई कलाबाजियां खाता चला गया। इस वक्त मेरी बेल्ट मेरी काफ़ी मदद कर सकती है। इसका भारी लोहे का वक्कल शेर का मुंह तोड़ सकता है। भारत ने बेल्ट का वक्कल में से निकालकर उसे फंदे का रूप दे दिया। एक बार इस शेर की गर्दन इस फंदे में फंस जाए बस। भारत को यह अवसर खुद शेर की उस छलांग ने दिया। अब बाजी भारत के हाथ में थी, ठीक वैसे जैसे सर्कस में रिंग मास्टर के हाथ में होती है। भारत के हाथ तिरंगा के हाथ थे और तिरंगा के हाथों में थी हर सच्चे देशभक्त की ताकत। भारत ने शेर को बेहोश कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। गगन शेर को नहीं मात कर सकता। तभी गापूची, हमारे साथ धोखा हो गया। गगन विश्वकर्मा तो इस वक्त कोर्ट में है। क्या बक रहे हो मैक? रिस्ट टीवी पर उसे आप खुद देखें। गापूची, वह अभी अभी किसी नेता का मुकदमा जीता है। उसका टीवी पर लाइव इंटरव्यू आ रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल उसके जैसा है जिसे हम पकड़कर लाए हैं। एक ही शक्ल के 2 आदमी। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये आदमी जिसे हम पकड़ कर लाए हैं गगन विश्वकर्मा नहीं है, क्योंकि गगन विश्वकर्मा शेर से कभी लड़ नहीं सकता। और ये धोखा इसलिए हो गया क्योंकि एक तो इसकी शक्ल गगन से मिलती है, दूसरी ये निकल भी उसी के ऑफिस से रहा था। हालांकि इन दोनों की शक्लें एक ही जैसी हैं। कैसे? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन हकीकत का पता चलने के बाद मैं इसकी जान नहीं लूँगा। इसे बेहोश करना होगा।
और चैम्बर में एक जहरीली गैस छोड़ दी गई। उफ, ये क्या? मैक, इसे यहीं छोड़ दो। हम गगन विश्वकर्मा को इसके घर पर ही चलकर मारेंगे। फिर जल्दी जब भारत को होश आया, ओ गॉड, मैं कहाँ हूँ? मैं 3 घंटे बेहोश रहा। उसी बेहोशी की अवस्था में मेरे कानों में गापूची के शब्द पड़े थे। वो गगन विश्वकर्मा को उसके घर पर मारने की बात कह रहा था। इसका मतलब उसे ये बात कहीं से पता चल गई है कि गगन विश्वकर्मा नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन असली गगन विश्वकर्मा का क्या हुआ होगा? टैक्सी! इस बार गगन विश्वकर्मा के घर भारत नहीं बल्कि तिरंगा पहुंचा। ओह, यहाँ तो कोहराम मचा है। लगता है गापूची गगन विश्वकर्मा की हत्या करने में कामयाब हो गया। तिरंगा का सोचना 100% सही था। तिरंगा, मुझे सिर्फ इसकी शक्ल देखनी है। ओह, इसकी शक्ल मेरे भारत के चेहरे से हुबहू मिलती है। शायद इसे एक संयोग ही कहना होगा। तिरंगा, इसकी हत्या कलाई की नस काट कर की गई है। हत्या से पूर्व इसे यातना दी गई है, और ये यातना उसी चाबी के लिए उसे दी गई होंगी। तिरंगा, ये 6 भाइयों की संयुक्त तस्वीरें हैं, जिसमें से 3 मारे जा चुके हैं। चौथा अजित को पुलिस भी मृत मानकर उसकी फाइल बंद कर चुकी है। आखिरी गापूची, इन सब भाइयों से दुश्मनी की वजह क्या हो सकती है? उस वजह का कोई ना कोई संबंध उन चाबियों से जरूर है, और मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या वैसी चाबियां प्रकाश और राहुल के पास भी हैं या नहीं। अब तिरंगा प्रकाश और राहुल के घर की ओर चल पड़ा। अगली शाम। हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है तिरंगा जो हमारे कत्ल की वजह बन जाए। एक बार फिर सोचकर जवाब दो, क्योंकि हो सकता है कि आज या कल तुम में से किसी एक का नंबर हो। हत्यारा गापूची आएगा तो चाबी तो तुमसे लेकर ही जाएगा, लेकिन अगर वो चाबी तुम मुझे दे दोगे तो शायद मैं तुम्हें बचा लूँगा। तिरंगा, तुम हमें परेशान ना करो। हम कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे यही जानना चाहता था। लेकिन सावधान रहना, पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी हत्यारा गापूची तुम पर हमला कर सकता है। अच्छा प्रकाश, मैं भी चलता हूँ। राहुल के जाने के बाद प्रकाश को ना जाने कैसी बेचैनी सी हुई। वह फ्रिज की ओर बढ़ा। कौन है ये गापूची? ये चाबियों के बारे में कैसे जानता है? प्रकाश ने फ्रिज खोला और उसी पल बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? मैं हूँ गापूची, तेरी मौत। अब तुम चीख नहीं सकते। चीखोगी भी तो बात तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही अंदर ना आते, क्योंकि वो बेचारे तो सड़क पर हो रहे एक झगड़े को निपटाने में जुटे हैं। तुम्हारी सांसों के आगमन का एक रास्ता मुंह मैंने टेप से बंद कर दिया है और बांध दिया है तुम्हारे हाथ और पाँव। अब सांस लेने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता बचा है, और वो है तुम्हारी नाक, जिसे अगर मैंने बंद कर दिया तो तुम तड़प तड़प कर सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही मर जाओगे। प्रकाश, मैं यह सिर्फ 5 मिनट तक रुकूंगा। 2 मिनट तुम्हें सोचने के लिए दूंगा, बाकी 3 मिनट तुम्हारी मौत के होंगे। मैं ऐसा करूं उससे पहले तुम मुझे वो चाबी दे दो। अगर तुम चाबी का पता बताना चाहते हो तो जल्दी से गर्दन हाँ की मुद्रा में हिलाओ। प्रकाश की गर्दन अगले ही पल हाँ की मुद्रा में हिली। चाबी लेने के बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था। और फिर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए गापूची के होठों पर सफलता की मुस्कान थी। लेकिन दरवाजा खुलते ही, डिशम, तुम? हाँ, मैं गापूची। जब प्रकाश और राहुल से चाबी के बारे में पूछ रहा था तो तभी मैंने फ्रिज की झिर्री को खुले हुए देखा लिया था। मुझे तभी शक हो गया था फ्रिज में कोई है। फिर जब मैं वापस पहुंचा तो तुम फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर रहे थे, जिसमें प्रकाश था। गापूची, आज मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तू इसकी मौत को नहीं रोक सकता तिरंगा। वो आज नहीं तो कल होगी। हवा में लहराया तिरंगा का जिस्म, और आज तिरंगा तेरा गापूची गापूची
गम गम कर देगा हत्यारे। आखिर तुझे मैंने पकड़ ही लिया हत्यारे, तभी तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा तिरंगा। गापूची ने बड़ी फुर्ती के साथ उस गद्दे को पलंग से खींचा। तू हमेशा की तरह मुझसे आज फिर मात खाएगा। मोटे गद्दे को अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गापूची नीचे कूद गया था। और जब तक तिरंगा वहां पहुंचा, उफ, फिर निकल गया। आदमी है या छलावा। अरे तिरंगा, बेवकूफ़ों, गापूची प्रकाश को मारने अंदर पहुंच चुका था और तुम्हें खबर भी नहीं हुई। सॉरी सर। सॉरी तिरंगा। तिरंगा वापस पहुंचा। शुक्र है गापूची अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। सरसरी निगाहें पूरे कमरे में डालता चौंक उठा तिरंगा। ओह, अब ये क्या देखा तिरंगा ने जो वो चौंक पड़ा। फिर ये नावल यहाँ भी। और इस बार तिरंगा उस नावल के कुछ पन्ने पढ़े बिना न रह सका। और ज्यों-ज्यों वह उस नावल के पन्ने पढ़ता चला गया, त्यों-त्यों उसकी आंखें हैरानी से बुरी तरह से फैलती चली गईं। ओ गॉड! गजानन, अर्जुन और गगन ठीक उसी अंदाज में, उसी योजना के तहत मारे गए हैं जैसे इस उपन्यास के लेखक संजय गुप्ता का काल्पनिक कहा जाने वाला हत्यारा मात्र अपने शिकारों को मार रहा है। और प्रकाश को भी हत्याएं गापूची ने ठीक उसी तरह फ्रीज में बंद करके मारने की कोशिश की है जैसा उस नावल में हत्यारों ने की है। तो क्या गापूची इसी नावल के आधार बनाकर हत्याएं कर रहा है? उफ, अगर मैं पहले ये नावल पढ़ लेता तो गापूची गगन को ख़त्म न कर पाता और कब का पकड़ा गया होता। लेकिन प्रकाश के पास भी इस नावल का मिलना मुझे संदेह में डाल रहा है। एक ही केस से जुड़े दो व्यक्ति नावल को एक ही समय पर क्यों पढ़ रहे हैं? और अगर प्रकाश इसे पढ़ चुका था तो चौंका क्यों नहीं? क्योंकि उसे भी तो पता है कि उसके भाइयों का कत्ल किस प्रकार से किया गया है। गापूची का अगला कदम क्या होगा ये मुझे इस नावल से पता लग सकता है, लेकिन ये क्या प्रकाश वाली घटना के बाद की कहानी तो इसमें है ही नहीं, यानी अंत तो है इस नावल में हुआ ही नहीं। नावल के आखिरी में लिखा है क्रमश, यानी गापूची अब क्या करेगा इसका पता इसके अगले भाग में ही लग सकता है। दोस्तों, इसका अगला भाग मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक के फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं, जिसका नाम है समाप्त। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।